नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे बहुत सारी बात हुई। नीरव मोदी जो कि हमारा पैसा लेकर के भागा था, उसको विदेश में पकड़ लिया गया है। भारत सरकार के प्रयासों से वो एंटीगुआ में जो खरीद करके नागरिकता लिया था, उस नागरिकता के वजह से वहाँ के जो कानून है, उस कानून के मुताबिक उसको अपने देश में ही जाना है, एंटीगुआ में। लेकिन भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयास से एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने कहा है उस देश में जहाँ वो गिरफ्तार हुआ है कि उनको सीधे भारत भेज दिया जाए। ये कूटनीतिक जीत है। लेकिन विपक्ष सिर्फ भारत में ही नहीं है जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए देशद्रोही काम करे, वहाँ पर भी विपक्ष है। और वहाँ के विपक्ष के नेता ने कहा है कि भाई, चूँकि मेहुल चोकसी ने पैसा लेकर के नागरिकता खरीदा है, पैसा दे करके, तो ऐसे लोग जो कि पैसा दे करके नागरिकता खरीदते हैं, उनके हितों की रक्षा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों के विश्वास पर धक्का लगेगा और हमारे देश में लोग पैसा दे करके नागरिकता नहीं खरीदें। एंटीगुआ एक बड़ा गरीब देश है और वो पैसा दे करके नागरिकता देती है कि आप मुझे पैसा दीजिए, एक निश्चित रकम है, मतलब और वो खरबों में होगा। 500,000 होता तो सभी लोग ले लेते। तो वो इस पर उनका आर्थिक हित है, वो उनका मामला है। लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और मेहुल चोकसी के लिए चार्टर्ड प्लेन जा चुके हैं। वो कभी भी भारत आ सकता है। विजय माल्या और उसका भांजा भी आएंगे और उन सब लोगों को भारत के कानून के जद में आना पड़ेगा। लोगों के पाई पाई ले जाने को मजबूर जो किए हैं वो उनको यहाँ पर चुकाना पड़ेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। वर्तमान सरकार पर मुझको भरोसा है। दूसरा और जरूरी था, मैं इस विषय पर बात भी करना चाहता था। लॉकडाउन का खुलना न खुलना ये जो चर्चा हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, दिल्ली में निवास करता हूँ, तो मैं यूपी और दिल्ली के विषय में तो ज़रूर चाहूँगा कि बात करूँ। बात करते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि जिससे मेरा इफेक्ट है। क्योंकि नागरिकता में तो बस मतदान के लिए जाना होता है, तो वो उससे ज़्यादा 24 घंटे का इफेक्ट तो मुझे दिल्ली में पड़ता है। तो बात दिल्ली की सबसे पहले करते हैं। असल में दिल्ली में नौटंकी वाला मुख्यमंत्री है, उसे ड्रामा करना है। कोई भी मौका हो, कोई भी ऑक्सीजन हो, वो ड्रामा करता है। राजनीति तो करता ही नहीं वो, क्योंकि उसे राजनीति आती ही नहीं है। वो राजनीति के लिए तो सीधा ड्रामाबाज है, नौटंकी करता है। और साथ में कोई जमुरे रखा हुआ है, मदाली की धुन पर नाचने वाले, उस पर बीन बजाते रहते हैं। तो राजनीतिक पर तो उसे चर्चा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं उसे राजनीतिक मानता ही नहीं, तो राजनीति पर क्या चर्चा कर रहा हूँ। उसके जमूरेपन और मदारीपन के एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वो कंस्ट्रक्शन का साइट खोलने की बात कहे हैं मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी। लेकिन कंस्ट्रक्शन कैसे होता है आप लोगों को तो पता ही होगा, आप सब लोग घर बनाए होंगे, छोटे बड़े। तब तो कंस्ट्रक्शन में 3-4 चीज़ की आवश्यकता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप इंजीनियरिंग डायग्राम ना भी बनाएंगे तभी दीवार जोड़ करके आदमी गांव में घर बना लेता है, बहुत नक्शे नुक्शे की जरूरत नहीं पड़ती। तो आर्किटेक्ट को छोड़ दीजिए, सबसे ज़रूरी होता है ईंट। ईंट से ही चुनाई होती है, उसके बाद सीमेंट, उसके बाद रेता, इसके बाद अगर आप ढलाई करना चाहेंगे, लिंटर करना चाहे तो रोरी बजरी गिट्टी। इन सब की दुकानें बंद रहेंगी। मतलब कंस्ट्रक्शन खुला है, लेकिन ईंट की दुकान, जहाँ से ईंट आता है वो बंद है, जहाँ से सीमेंट आता है वो सीमेंट की दुकान बंद है। अब मान लीजिए कि आप कहेंगे नहीं मुझे चुनवाना नहीं है, जैसे मेरा मकान बनते बनते 2 बाथरूमों में टाइल लगना रह गया था, तो मान लो मैं टाइल लगवा लेता, ईंट की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो वो टाइल की दुकान भी बंद है। तो अब आपके पास ना तो ईंट है, ना सीमेंट है, ना रेता है, ना बद्रपुर है, ना रोरी बजरी है, ना टाइल है। अब अगर आप चाहेंगे कि घर को सफ़ेदी करवा लें, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में ही माना जाता है, तो हार्डवेयर की सारी दुकानें बंद है। आपका नलके का टोटी टूट गया है तो सोचेंगे कब लॉकडाउन खत्म हो गया टोटी ठीक करवा लें, कपड़ा ठूस के रखे हुए हैं, तो वो हार्डवेयर की भी दुकान बंद है। लेकिन कंस्ट्रक्शन का साइट खुला हुआ है, मतलब आपका हाथ पाँव बांध दिया गया है, आँख पर पट्टी बांध गई, मुंह पर टेप चिपका दिया गया है, और सामने
दूध, घी, मलाई, पनीर, कोफ्ता, मटन, चिकन, बिरयानी, 56 तरह का आइटम रखा हुआ है और कहा जा रहा है कि भाई आप खाइए। मैं खा क्यों नहीं रहे? केजरीवाल ने कुछ ऐसा ही किया है कि आपका हाथ मुंह बांध दिया है, आपका आंख को पट्टी लगा दिया और मुंह पर टेप लगा दिया कि कोई दूसरा आदमी मुंह से रोटी ना मुंह में खिला दे, और सामने थाली भरी पड़ी है और अंत में कहेंगे कि लीजिए अब आप नहीं खाए तो हम ही खा लेते हैं। तो बाद में थाली उठा के केजरीवाल ले जाएगा, कहेगा हमने देखे रखा था, और उसका वीडियो बनाएगा कि देखिए ये थाली। आपने मुंह का टेप का वीडियो नहीं दिखाएगा, थाली का वीडियो दिखाएगा कि देखिए पीछे से, आपका पीछे की तरफ से, कि देखिए थाली रखी हुई है लेकिन राकेश परमार खा नहीं रहा है। अब मजबूरी में खाना खराब थोड़ा होगा, मैं ही खा लेता हूँ। ये विषय पे भी चर्चा करना था, लेकिन केजरीवाल पर चर्चा करना समय खराब है, समय खराब करना है तो क्या लिए टाइम खराब करें? समय कीमती आप लोगों का भी मेरा भी। और हमने कहा कि आज बात करते हैं लाला रामदेव यादव और वो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जो वाक युद्ध चढ़ा है, अब वो मानहानि तक चला गया है, कोर्ट की नोटिस तक आ गई है, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक को चिट्ठी दिया जा चुका है। मतलब ये आर पार की लड़ाई हो गई है। इसके 3 पहलू हैं। लड़ाई क्यों हुई, उसका वजह क्या है, और इसमें कौन सही है। एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि लाला रामदेव यादव, एक बार दोबारा से सुन लीजिए, लाला रामदेव यादव को मैं किसी भी रूप में बढ़िया आदमी के श्रेणी में नहीं रखता। मैं उनको देशभक्त, देश के हित में सोचने वाले, सस्ता सामान और सस्ती योग बेचने वाले के श्रेणी में नहीं रखता। जो लोग लाला रामदेव के नज़दीक नहीं आए हैं उनको गलतफहमी होगी कि लाला रामदेव कोई बहुत बढ़िया है। उनके योग शिविर में जाइएगा तो अलग अलग स्लेब है, आगे बैठने का 10 लाख रुपया, उसके पीछे बैठने का 5 लाख रुपया, उसके पीछे बैठने का 4 लाख रुपया। मतलब उस हैसियत से स्लेब है। जो उनके बगल में कुर्सी पर बैठते हैं वो मोटी रकम दे के बैठे होते हैं। हर गरीब आदमी, साधारण आदमी बैठ नहीं सकता, लेकिन लाला रामदेव के लिए है। दूसरा क्या है कि लाला रामदेव के आप पतंजलि योग पीठ में जाएंगे तो एक बार मैं गया था, हमारे ही गांव के थे, मेरा भाई देख रहा है, दुर्गेश, हम तो खैर मुनू कहते हैं, लेकिन आप सब लोग जो दुर्गेश सिंह लिखा ना, लिख रहा है कि इस विषय पर चर्चा जरूरी है, ये मेरा छोटा भाई है, तो वो नाम नहीं रखूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, दुर्गेश जान जाएगा उनको। उनको बीमारी थी, उन्होंने कहा था कि रामदेव के यहाँ चलते हैं, पतंजलि का बड़ा नाम है। मैं हरिद्वार स्टेशन पर जब उतरा रेल से, तो हरिद्वार स्टेशन पर रामदेव यादव की बसें खड़ी थी, भजन बजता हुआ पतंजलि योग तक लेके गए। अगर मैं दूरी की अंदाज लगाऊं तो मेरे ख्याल से टैक्सी वाला 500-600 रुपये ले लेगा, ऑटो वाला भी 200 रुपये ले लेगा, पैदल तो आपको दिन भर लगेगा हरिद्वार रेलवे स्टेशन से पतंजलि योग पीठ आने में। वो मैं फ्री में आया, उस बस में भजन गर्जन, बड़े डिलक्स बस थी, बहुत शानदार सुविधा था, और रामदेव यादव का भजन बज रहा था पूरा एकदम, उसमें उनका गुणगान चल रहा था। मैं यहाँ आया, पतंजलि योग पीठ 7 स्टार नहीं 70 स्टार होटल है, बढ़िया जगह है वो, बड़ी रमणीय स्थल है, जाने के बाद आने का मन नहीं करता। वहाँ पर बहुत सारा शौचालय, स्नान गृह, वो सब बना हुआ है, आप आइए नहाइए धोइए, वो सब फ्री में, कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा। हम लोग भी कहा कि यार हरिद्वार में है तो हरिद्वार की पानी से नहा लेते हैं, गंगा जी में जाएंगे बाद में यहाँ भी नहा लेते हैं, क्योंकि रात का सो के दून एक्सप्रेस से गए थे, वो शाम को नई दिल्ली स्टेशन पर है और सवेरे उतारते हैं हरिद्वार, आगे देहरादून तक जाती है, उसी से गए थे। खैर नहाया वहाया, अब गए वैद्य जी के यहाँ, वैद्य जी ने भी नाड़ी उड़ी देखा, कोई पैसा नहीं लिया। तो मैंने देखा कि यार ये फ्री का देख रहा था, हम भी दिखवा लेते हैं, तो हमने भी कहा हमारा भी देख लीजिए। बिल्कुल नहीं छलाया कि आप पर्ची बना के नहीं आए हैं, आप आ गए। वो बेचारा देखा, उनका कहा का छोड़ दीजिए, मेरे को 300 बीमारी बताए, उक्त रक्तचाप है, आपको तपेदिक का असर है, आपको शंकरा की बीमारी है, मतलब जिसको डायबिटीज करते हैं, शुगर का, इतना इतना बीमारी बताया कि मैंने नाम में नहीं सुना था। मैं बोला सर ये सब भी बीमारी होती है क्या? बोला वो सब आपको है। अब 5-10 मिनट और बीमारी पूछता तो मैं चक्कर आके गिर जाता। मैं बाबूजी के पास अरे तुम अपने बाबू जी के चक्कर में पड़े, वो मेरे मित्र है भाई, मेरे सहपाठी हैं, क्या उनको बीमार कर रहे हो हैं? तो मेरे सहपाठी है, इतना पहलवान आदमी, उनको कहे को कोई बीमारी है? खैर ये तो हंसने की बात थी। दुर्गेश के पिताजी
आदरणीय कुंवर चाचा हम लोगों के सहपाठी भी थे, मतलब हम और वो दोनों साथ पढ़ते थे, विजय और कुंवर सिंह दोनों लोग एक ही घर के थे, अपने चाचा भतीजा थे सगे, और हम और दोनों तीनों लोग एक ही साथ पढ़ते थे। नहीं नहीं गए थे लेकिन वहाँ नहीं गए थे। तो क्या हुआ कि मैं बोला कि हटो, लेकिन दिमाग में तो एक बात बैठ गई ना कि यार ये बीपी कह रहा है, शुगर कह रहा है। ये बात करते करते भूख लग गया क्योंकि सवेरे से खाए नहीं थे। तो हम अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में गए। हंसने की बात है, चूंकि पैसा मुझे ही देना था, हमारे गांव के आदमी थे तो पैसा तो मैं ही दूंगा ना। तो समझदारी से मैं पूरे को रेट लिस्ट देखा कि कौन सबसे सस्ता पड़ रहा है आइटम। वहाँ का थाली हम दिल्ली में भी खाते हैं और आमतौर पर ठीक ठाक वातावरण में रहना होता है, बढ़िया जगहों पर खाना होता है, तो हमको मालूम है सड़क छाप होटल से लेकर के 7 स्टार होटल तक अपने पैसे से सही, दूसरे के पैसे से सही, मतलब हमने भोजन किया है तो हमको रेट मालूम है। रामदेव भी उसी मुकाबले के थे, उनके भोजन का रेट कम नहीं था। खैर, आलू का पराठा मुझे सबसे सस्ता लगा, वो भी 80 रुपये का था। आज से 10-12 साल पहले की बात कह रहा हूँ मैं। और चटनी उस पर इतना ज़्यादा रखा हुआ था कि उसको अगर उठलाली पर लगाया जाए तो यहीं तक आता, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और एक दही रखा हुआ था, मतलब जो दही अलग से खरीदा हमने, शायद 20 या 22 रुपये का वो दही था। वो जो डिस्पोजल चाय वाली गिलास होती है ना, छोटी इतनी वाली, जो हमारे गांव में एक बार हमारे बाबूजी को चाय दे दिया तो बोले कि काहे ले दिया, अरे चीखना है कि पीना है। तो वो इतनी छोटी में दही था। फिर मैं उनका लिस्ट मांगा, मैं बोला इसका पर्ची दीजिए। आया, मैं बोला इस पर सलाह लगाता हूँ कोई स्टोरी, लेकिन उस वक्त फेसबुक लाइव वाला सिस्टम नहीं था और अखबार टीवी वाला हमारे बात सुना नहीं, मैं लगाता उसकी पर्ची लाया था। एनीवे, दूसरा हुआ कि हमारे जो आए थे मरीज, उन्होंने बोला कि भाई वहाँ बताया गया था कि वहाँ सीडी ले लीजिए, वहाँ दवाई ले लीजिए। तो हम सीडी लिए हाई बीपी का। मैं बोला हाई बीपी तो दिल्ली में किसी को भी दे देंगे। तो मेरे ख्याल से 160 रुपये की वो सीडी मिली थी। सीडी का रेट मुझे मालूम था क्योंकि तब मैं मैनेजर होता था एक कंपनी में, और मैनेजर होने के नाते जो भी चीज़ चाय पत्ती से लेकर के कार तक भी अगर परचेज होती थी तो परचेज ऑर्डर पर मेरा ही सिग्नेचर होता था। उसका बिल आता था तो बिल से मेरे से अप्रूव होती तभी उसका चेक बनता था, और चेक पर भी मालिक और मेरा दोनों आदमी का साइन होता था, तब वो चेक पास होता था। तो हर पीओ में आता था ये। तो कई बार होता था ना, बिना पीओ का कोई अकाउंट वाला आ गया, बोला सर वो गए थे रिटर्न के लिए, कॉपी करने के लिए 4 सीडी ले लिया था, सर इसका जरा मैं बोला इसका पीओ बनवाया था सर, वो नेहरू प्लेस गया था ना, वहीं जरूरत पड़ गई, आप नहीं कहेगा तो हम अपने जेब से दे देंगे सर, जरूरत थी। वो सीडी दिखाता था, ये लाया हूँ मैं, मोजर बियर का बड़ा बढ़िया कंपनी का सीडी होता था। तो मैं बोला कितने का वाला, तो वो 5 रुपया 3 रुपये की ब्लैंक सीडी पड़ती थी। अगर बल्क में लीजिए तो 2.5-3 रुपया का हो जाता था। तो हम लोग 100 25 वाला वो ले लेते, क्योंकि बार बार रिटर्न फिटर्न की जरूरत पड़ती रहती थी। लेकिन ऐसे लूज सीडी 1, 2, 5 से 10 रुपये का मिल जाता था नेहरू प्लेस में। वो हमने 160 रुपये में रामदेव जी से खरीदा था। वो है मेरे पास, उसकी बिल पर्ची भी है, वो सीडी भी है। उसमें फ़र्क ये था कि नेहरू प्लस वाला हाथ में पॉली बैग में डाल के पकड़ा देता था, और वो बाकायदे एक कवर में था, उसको कवर को ऐसे खोलो, उसके अंदर सीडी होती थी, रंगीन फोटो छपी है रामदेव महाराज का, उच्च रक्तचाप समाधान उस पर लिखा होता था। लेकिन 160 रुपये का था। तो अब सस्ता था कि महंगा था ये अब आप जाने। खैर, लेकिन किसी भी आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों होता है। लाला रामदेव यादव में अच्छाई ये है कि बेशक प्राचीन सभ्यता है हमारा आयुर्वेद, प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है हमारा आयुर्वेद, ऋषि मुनियों का है, अचूक है। योग और आयुर्वेद का सहारा लीजिएगा तो आपको बीमार कभी नहीं हो पड़ सकते। इस चीज का इलाज, एलोपैथ में बीमारी के इलाज होते हैं, आयुर्वेद और योग में बीमारी ना हो इस बात का उपचार होता है कि आप तुलसी काढ़ा पीजिए, आपको बीमारी नहीं पकड़ेगी। आपने देखा ये दुनिया में जब कोरोना मारा, अमेरिका, लंदन, पेरिस, फ्रांस सब परेशान था। हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बोला कि भाई तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, इसको खौलाओ, आधा पानी को जलाओ और उसको छान करके पी जाओ और कोरोना से मुंहजोरी करो, कोरोना तुमको छू नहीं सकता। और मैं वही पी के आ रहा हूँ। कोरोना आया था हमारे पास, आके पपिया झपिया लेकर के चला गया, नुकसान कुछ नहीं किया। ईश्वर करे आप लोगों के दुआओं ने भी मेरे को काम किया।
दबाव के साथ साथ दुआओं ने भी हमको बचाया, लेकिन मैं बिल्कुल दुरुस्त हुआ। एनीवे, लेकिन रामदेव जी ने यह जरूर किया है कि योग को जन जन में पहुंचा दिया, जन जन में योग पहुंचा दिया। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार थी, भारतीयता और भारतीय का ओतप्रोत सरकार, भारत के किसी भी स्वाभिमान और भारतीयता के किसी भी प्रतीक को समर्थन देने वाली सरकार थी। और नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और कूटनीतिक विजय हुई, दुनिया में योग दिवस मनाया जाने लगा। जबकि हमारी परम आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी के तो गुरु ही योग के अलग होते थे, वो भी बड़े मशहूर होते थे, लेकिन वो रामदेव वाली स्थान नहीं पा पाई। दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। इस्लामिक कंट्री में जहाँ पर योग से घृणा है, वो लोग योग दिवस मनाते हैं। अब दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जो योग दिवस नहीं मनाता और योग को नहीं करता। हमारे एक मित्र है, यहाँ पर चरक योग केंद्र है दिल्ली में, उसमें पढ़ाता है, कहता है कि हमारे यहाँ के लड़के दिल्ली में आ ही नहीं पाते, अमेरिका, लंदन, कनाडा, फ्रांस, वहाँ चले जाते हैं। वो वहीं से लोग आते हैं और वहाँ से अस्पताल वाले, एलोपैथिक अस्पताल वाले योग्याचार और आयुर्वेदाचार को यहाँ से लेकर के जाते हैं। मेरा एक मित्र था, हमारे साथ नौकरी करता था, अकाउंट्स में फिनांस मैनेजर था। वो क्या हुआ कि एक वैद्य जी के यहाँ बराबर आता जाता रहता था। इस बीच उसी का एक भतीजा था, वो कनाडा नौकरी करने गया। अब वो क्या करता कि यहाँ से ये औद्योगिक और आयुर्वेदिक दवाइयों का, वहाँ जैसे ये अदरक उदरक ये सब वहाँ सप्लाई करता है, वहाँ पर उसका मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होता है। बाद में बताया था, ये 18 में मेरे को मिला था, तब भैया मैं आटा चक्की वगैरह टाइप का ले लिया हूँ, यहीं पर पिसवा देता हूँ और पाउच बनवा देता हूँ, इसका ज़रा रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, क्योंकि जब पाउच बन जाएगा तो वो एक्ट में आ जाएगा। ऐसे मसाला में जाता था, बढ़ रहा है और अभी करोड़पति है वो दुनिया में योग और आयुर्वेद का। और भारत में भी जो आयुर्वेद और योग का स्थान बढ़ा है, वो रामदेव जी को श्रेय जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। थैंक्स टू रामदेव यादव जी, जिनको लोग बाबा रामदेव यादव कहते हैं। हालांकि वो बिजनेसमैन है, 11,000 करोड़ का जो टर्नओवर करता है वो बाबा नहीं है, वो लाला ही है। और अच्छी बात है, किसी को बिजनेस करने में भारत का ना तो कानून रोक रहा है ना ही व्यवहार रोक रहा है। उसके पास बिजनेस करने का कला है और आपकी लुटाई नहीं कर रहा है, आपका कुटाई नहीं कर रहा है, आपसे छिनताई नहीं कर रहा है। कह रहा है ना सामान लीजिए, गर्दन पर चाकू तो लगाए निकले, नहीं तो गर्दन छेद दूंगा। आपसे कह रहा है कि मेरा सामान बढ़िया है। वो तो दुनिया के लोग बढ़िया कहते हैं ना अपने भाई, घटिया से घटिया सामान को कहते हैं मेरा ही सबसे बढ़िया है, और आप मजबूर होकर खरीद लेते हैं, तो आप उनके भी खरीदते हैं, उसमें क्या बुराई है। तो इस बात के लिए थैंक्स टू श्री रामदेव यादव जी कि आपने स्वदेशी बढ़ाया। कम से कम वो रुपया भारत में तो रह रहा है, ये भी एक बात है। वो जो कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए विदेशी भगाइए, बहुत बहुत बढ़िया बात है कि जो रुपया वो कमा रहे हैं वो भारत में रह रहा है। थैंक्स टू रामदेव यादव, अच्छी बात है कि हमारे भारत में रह रहा है। कल को कम से कम रुपया लेकर के विदेश तो नहीं ले जा रहे हैं। हमारा कमाई से दुनिया नहीं ना डेवलप हो रही है, हमारा रामदेव यादव डेवलप हो रहा है, भारत का नागरिक, पैसा भारत में रह रहा है। तो उसके वजह से हम उनको दोषी दें, ये ठीक बात नहीं है। अब आते हैं एलोपैथिक चिकित्सा। मित्रों, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, अचानक दुर्घटना हो गया, सर फट गया, माइंड में क्लॉटिंग आ गई। उसके लिए आधुनिक चिकित्सा मतलब एलोपैथिक चिकित्सा रामबाण है, उसका कोई मुकाबला। वो तुरंत चीर फाड़ करके आपका ऑपरेशन करके क्लॉटिंग ठीक कर देगा, 6.5 महीने में आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। उसके लिए एलोपैथिक चिकित्सा बिल्कुल सराहनीय है, एकदम रामबाण है। जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है उसमें आयुर्वेद के मुकाबले एलोपैथ बहुत है। आपको हार्ट अटैक आ गया, हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि अगर आप योग और आयुर्वेद को अपना रहे हैं तो आपका हार्ट अटैक होगा ही नहीं। पहले ऋषि मुनियों, मेरे दादा दादी, मेरी दादी 100 पार करके मरी थी। दुर्गेश के आज ही अभी देहांत हुआ उनका, मेरे ख्याल से 100 के ऊपर थी, तो उनका कहाँ हार्ट फेल हुआ? उनका हार्ट तो बिल्कुल मजबूती से काम करता रहा। अब पूरा जीवन तो धरती पर कोई रहेगा नहीं, वो भी गई। इसके दुर्गेश के बाबा तो खैर बहुत पहले उनका देहांत हो गया, हम लोग उस वक्त पढ़ते थे, लेकिन बड़े बुजुर्ग हो गए थे, तभी लोग ठीक लेके चलते थे। उनका हार्ट अटैक कहाँ हुआ? हमारे गांव में बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। मेरी अपनी दादी 100 पार कर गई थी। अगर उसका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होता मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा जीत गई और चलते चलते मरी। तो वहाँ हार्ट अटैक कहाँ? उसका दांत भी एक नहीं टूटा था, बाल जरूर सफ़ेद हुआ, दांत एक भी नहीं टूटा था उसका, क्योंकि वो ब्रश नहीं करती थी। दातुन वाला कार्यक्रम था उसका एकदम। हालांकि शाकाहारी थी, नहीं तो अगर मांसाहारी होती तो हड्डी चबा जाती। उसका दांत बिल्कुल सुरक्षित था, सब कुछ था।
चश्मा नहीं लगा था। सबसे बड़ी बात है कि 100 पार की थी, उसे चश्मा उस्मा नहीं लगा था, क्योंकि वो आयुर्वेदिक चीज और शुद्ध चीज खाई थी, ये मिलावट वाली चीज नहीं खाई थी। और हम सब लोग मिलावट के जहर खा रहे हैं और अपने आप को नुकसान में डाल रहे हैं। खैर, एलोपैथिक चिकित्सा वाले लोग परेशान क्यों हैं और ये लड़ाई क्या है? एलोपैथिक चिकित्सा वाले लोगों से मैं एक आग्रह करूंगा, आईएमए के लोग या जो लोग एसोसिएशन के नाम पर बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने कोरोना महाकाल में 11 लाख रुपए की मेडिसिन वाले बिल पर कभी ऐतराज किया? मेरे पास बिल की कापी है। दिल्ली का एक नामजद अस्पताल है जिसका मद्रास में भी ब्रांच है, उसके मद्रास ब्रांच वाले हॉस्पिटल में 18-19 लाख का बिल आया है, जिसमें 11 लाख रुपए की मेडिसिन दी गई है। बिल पे 1 नंबर में, कोई झूठी नहीं। दिल्ली का एक और नामी अस्पताल है जिसमें 6.5 लाख रुपए का सिर्फ दवाई दिया गया है। कौन सी मेडिसिन चल रही थी 6.5 लाख की? ये बात की मेडिकल एसोसिएशन इस पर ऐतराज किया। आजकल वो रामदेव के कोरोनिल से उसको ऑब्जेक्शन है, लेकिन आप हाथ धोने वाला डिटर्जेंट जो लिक्विड होता है ना हाथ धोने का, उसमें ऊपर लिखा हुआ है मोटे लाइन में कि फलाना वाला हाथ हैंड वॉश लगाइए और कोरोना बूस्टर पाइए। अब माथ धोने का शैम्पू में कोरोना बूस्टर की दवा है, टॉयलेट साफ करने वाला फिलाइन कोरोना बूस्टर वाला है, कुरान धोनी और कोरोना का मुफ्त में इलाज पाइए। मतलब खाना से लेकर के पैखाना तक में कोरोना की दवाई मिली हुई है। उस पर किसी ने ऐतराज किया कि आप इस तरह की भ्रामक बात क्यों कर रहे हैं? एक साबुन का विज्ञापन आता था, उसमें टीवी में धार फोड़ के दूध गिर रहा है, बादाम गिर रहा है और कह रहा है कि करते 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 वो साबुन बन जा रहा है और कह रहे हैं कि दूध बादाम से युक्त फलाना साबुन। अब कोई आदमी कहेगा कि यार दूध बादाम नहीं मिल रहा तो ये 10 रुपये का साबुन खा लिया जाए। तो जिस साबुन में दूध बादाम के विज्ञापन का शोर हो रहा है, वो साबुन लगा करके औरतें गंजी हो रही हैं, लोग का बाल पक जा रहा है। पहले के लोगों के बाल में सफेदी आने आने में 100 साल लगता था और अब जन्म के 4 साल बाद बच्चों के बाद सफेद हो रहे हैं या गंजापन आ रहा है। ये बात किसी ने कभी मेडिकल एसोसिएशन इस पर ऐतराज नहीं किया कि भाई इस तरह की भ्रामक बात और भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को बचाइए, क्योंकि इससे लोगों में भ्रम फैलता है। कभी हमने ये नहीं सुना कि कोई आयुर्वेद के जानकार लोग और कोई लोग इस विषय पर कभी कोई चर्चा किए हो। अनाप शनाप बिलिंग, किसी मेडिकल एसोसिएशन ने कहीं पर कोई ऐतराज किया कि गुर्दा निकाल करके लोगों को ऑपरेशन में गुर्दा बेच करने का काम होता है? ये अस्पतालों में पकड़ेंगे ना, रोज पुलिस पकड़ रही है। अंगदान, इतना ज्यादा बीमारी फैला अंगदान करने का और अंगदान चोरी करने का कि सरकार को इस पर कानून बनाना पड़ा कि भाई इस तरह की आप बात करते हैं तो नहीं होगा। संजय पांडे जी, क्या आप कैमरा पाना चाहते हैं क्या? क्योंकि आपका बता रहा है कैमरा, तो आप लिखिए, मैं आपको कैमरे पर बुलाऊंगा, आप भी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि आपका मैसेज आया है कि आप कैमरे पर आना चाहते हैं। कहिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अगर आप चाहेंगे आप भी अपनी बात रखना तो मैं ऐड करूंगा, अगर आप लिखेंगे तो। श्री संजय पांडे जी से कह रहा हूं मैं। तो कभी मेडिकल एसोसिएशन ने बात की क्या? अगर नहीं की तो रामदेव यादव के विरुद्ध बोलने का आपको अधिकार नहीं है। रामदेव जी को भी टर 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 कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको भी चुपचाप रहिए, अनपढ़ आदमी, ये कहने का अधिकार नहीं है। आपको किसने बोला डॉक्टरों के कहने का कि वो कहें कि ए रामदेव तू मेडिकल में पढ़ाई किया है, ए रामदेव तेरे को ज्ञान है? वो अनपढ़ हो, अंगूठा टेप हो, उससे क्या मतलब हो? 11,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है और योग की शिक्षा दे रहा है, दुनिया को शिक्षित कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना। आपको, आपके कितने जैसे लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं, तो आपको किसने अधिकार दिया रामदेव जी के लिए अनाप शनाप बोलने का? देखिए, एलोपैथ व्यवस्था भी ठीक है, आयुर्वेद व्यवस्था, होम्योपैथ व्यवस्था चिकित्सा में कहीं कोई ऐतराज नहीं है, सारा ठीक है, बिल्कुल निपुणता है, सब कुछ में कहीं कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर एक दूसरे से कोलैप्स करेगा तब जाकर के मामला बिगड़ेगा। आयुर्वेद वाले को एलोपैथ की इज्जत करना चाहिए, एलोपैथ वाले को आयुर्वेद की इज्जत करनी, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इन सब फालतू चीज़ों पर नोटिस देनी चाहिए कि भाई आखिर वो कौन सी, हमको तो पता नहीं है कि दुनिया में ऐसी कौन सी दवाई बनी है जिसका 11 लाख रुपये कीमत है, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को पता होगा कि 11 लाख रुपये किस दवा का कीमत है। मेडिकल एसोसिएशन ने कभी फार्मा कंपनियों पर ये नोटिस भेजा कि आप सीधे डॉक्टरों को मिलते हैं और 30% 40% का ऑफर देते हैं? कई दवाइयों में तो 50% डॉक्टर को कमीशन दी जाती है। क्या मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर कभी कोई ऐतराज किया?
किसी मेडिकल एसोसिएशन ने किसी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया? किसी मेडिकल एसोसिएशन ने किसी फार्मा कंपनी के विरुद्ध नोटिस दिया, केस किया कि तुम भारत के नागरिक के साथ धोखा कर रहे हो, इस देश के नागरिक हो तुम, और तुम यहाँ के लोगों को 50% ऊपर दवा दे रहे हो, क्योंकि जो 50% कमीशन डॉक्टर को जा रहा है वो उसको बचता? क्या कभी मेडिकल एसोसिएशन ये किया? अगर नहीं किया तो आपको रामदेव यादव के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है। आपका अधिकार उसी दिन खत्म हो गया जब आप अपने काम जिसके लिए मेडिकल एसोसिएशन बनी थी वो नहीं हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का काम था कि भारत की सारी चिकित्सा पद्धति का कस्टोडियन होता, वो चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो या होम्योपैथ हो, और सभी का आपस से सामंजस्य बना करके लोगों का स्वास्थ्य सेवा करना और उत्तम स्वास्थ्य किस तरह से रहे इस बात का समाधान करता, इस बात का व्यवस्था करता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का काम था कि वो मीटिंग करता, एलोपैथ वाले को बुलाता, आयुर्वेद वाले को बुलाता, होम्योपैथ वाले को बुलाता और बोलता कि भाई देखो आजकल सबसे बड़ी बीमारी टीबी चली है, शुगर चला हुआ है, हार्ट का चला हुआ है, कौन सी पद्धति है जो कारगर और सार्थक इलाज करेगा? और उसमें जांच होता, फिर आपका टीवी पर बयान आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस आता कि देखिए कि शुगर की बीमारी में आयुर्वेद की पद्धति सबसे कारगर हुई है, क्योंकि इसमें आदमी का इलाज होता है, बीमारी का नहीं, आदमी फिट हो जाता है, और एलोपैथ में आपको पूरा जीवन दवा खाते रहना पड़ता है। ये कहता तब मुझे लगता कि हाँ मेडिकल एसोसिएशन किसी काम के है वो के काम कर रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके होने का कोई मतलब नहीं है, आप नकारे हैं, बेमतलब के लोग हैं, हम पर नोटिस दे दीजिएगा, हम देख लेंगे। मेडिकल एसोसिएशन वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका नाराज होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि अब दुनिया में कलई खुलती जा रही है और बहुत सारे लोग एलोपैथ से हट करके आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं और आयुर्वेद को अपना रहे हैं। तीसरा और एक और कारण है कि क्या आप किसी के मोहरा बन रहे हैं? क्योंकि अब करीब करीब दुनिया में ये प्रचारित किया जा चुका है कि रामदेव यादव भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि जो हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी पर बयान देख रहे हैं, ट्वीट देख रहे हैं, उसमें सीधा सीधा जो लोग मोदी के विरोधी हैं वो रामदेव यादव को पागल, बेवकूफ, बेमतलब का, बेलगाम लिख रहे हैं, और जो लोग मोदी समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि रामदेव यादव का विरुद्ध मतलब भारतीयता का विरुद्ध है, एलोपैथ वाले के अधिकार नहीं है बात बोलने का। मतलब सीधे समाज बटा हुआ है। वो लोग, कुछ लोग तो चिर परिचित मोदी विरोधी हैं, कुछ पत्रकार का एजेंडा ही है मोदी विरुद्ध पत्रकारिता करना। उन लोगों का मैं ट्वीट देख रहा हूँ। एक पत्रकार है हमारे भोजपुरी, यहाँ लिख रहे हैं यार आखिर इस आदमी का इलाज कुछ है कि नहीं है। सबसे पहले आपका इलाज है कि नहीं आप देखिए ना भाई, आप दो तरह की सोच रखते हैं। इसलिए मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कहना चाहता हूं कि आपकी चिट्ठी का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। आप लोग बायस्ड हैं, जहां आपको नोटिस देनी चाहिए थी वहां आप चुप हैं, और जहां आपको चुप होना चाहिए था वहां आप बकवास कर रहे हैं। इस तरह की बात होगी तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम साह गिरेगा। अंतिम बात कहना हो, कोरोना काल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात पर ऐतराज़ किया कि बड़े बड़े अस्पताल के डॉक्टर लोग टेलीकॉन्फ्रेंस से बात करते हैं, उतना ही फीस लेते हैं जितना वो अस्पताल में बैठ के लेते हैं। अस्पताल में कम से कम आला उला लगा के बीपी सीपी देख लेता है आदमी। आपको टेलीफोन से क्या पता कि आदमी के पास फीवर कितना है? टेलीफोन में फीवर नापने गए क्या? वो कहेगा देख तपा। अब आपको कैसे पता चलेगा 100 बुखार है या 99 बुखार है? और आप टेलीफोन पर दवा देंगे, फीस उतना ही लेंगे। इस तरह की लूट के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुछ किया क्या? अगर नहीं किया तो लानत है आप पर, सोचिए आप पर, धिक्कार है आप पर। रहा रामदेव यादव का, तो रामदेव यादव को भी किसी डॉक्टर का अपमान करना, टटर जैसे अपशब्द और अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोरोना काल में हमारे डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारा सेवा किया है, हमको स्वस्थ रखने में मदद की है, इमरजेंसी में हमारा जान बचाया है। मैं आदर करता हूँ उन सभी तमाम डॉक्टरों का। लेकिन उनमें वो लोग भी हैं जो किडनी बेचते हैं, किडनी चुराते हैं, उनके लिए धिक्कार है, लानत मनानत है। मेरी ये जो गुस्सा है वो उनके लिए नहीं है, उनके लिए बड़ा श्रद्धा है, बड़ा सम्मान है, जो कोरोना ही नहीं सही हर इमरजेंसी में हर जगह डॉक्टर के रूप में भगवान का दर्जा प्राप्त है, भगवान के रूप में डॉक्टर है। लेकिन उन लोगों के लिए मेरे मन में घृणा है, क्षोभ है, गुस्सा है, जो पेट की बीमारी में ऑपरेशन करते हैं और किडनी निकाल करके बेच देते हैं। और
₹50 की दवाई की आवश्यकता है और ₹500 की दवाई लिखते हैं, 2 दवाई की आवश्यकता है 3 फालतू लिख देते, क्योंकि उस पर उनको कमीशन मिलता है। वो लोग मेरे धिक्कार का लाके किसी को केस करना हो करे, किसी को गुस्सा होना हो करे। सच्चाई यही है कि आप लोग अपना प्रतिष्ठा खोए हैं और आप लोगों को अपने ही विरुद्ध आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ेगी। समाज आपका इज्जत करेगा, समाज आपका सजदा करेगा। जहाँ एक आदमी आवाज़ उठाया कि भाई ये वाला डॉक्टर बेईमानी कर रहा है, किडनी बेच रहा है, बेमतलब मरीज, स्वस्थ मरीज को बीमारी के नाम पर फंसा रहा है, तो जा करके आपका नाम बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा और दुनिया में आपका सम्मान बढ़ेगा। नहीं तो आप कोर्ट की नोटिस दे करके, मानहानि की नोटिस दे करके आप किसी से सम्मान नहीं पा सकते, क्योंकि सीने पर बंदूक लगा करके आज तक तो कोई सम्मान नहीं पाया है। उसे डर पाया है, आदमी के दिमाग में खौफ पैदा हुआ है, सम्मान नहीं। सम्मान पाना है तो आप सम्मानजनक काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त चिकित्सीय व्यवस्था में लगे धरती पर भगवान के अवतारों को मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आप सही में भगवान के अवतार हों, शैतान के अवतार ना बढ़े। अगर आप शैतानी करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे, अपमान में रहेंगे, दुनिया में आप जलालत झेलेंगे, इज्जत नहीं हो पाएगी। आप सब स्वस्थ रहें। मेरी शुभकामना है कि किसी को डॉक्टर वैद्य की जरूरत ही ना पड़े। आप स्वयं में स्वस्थ रहें और किसी भी पद्धति का सम्मान करें, सब एक दूसरे का मान करें, तभी हमारा भारत महान होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।